हेलो बच्चों, सभी को सुप्रभात। चलो आज अभी हम बात कर रहे थे पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव में नली में जब द्रव रखते हैं ना तो उसकी आकृति अलग अलग हो जाता है। नली में द्रव को रखते हैं तो उसकी आकृति अलग अलग हो जाता है। कहीं पर देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर देखने के लिए मिलेगा इस रूप में, यानी कि एक कोई बर्तन ले लोगे ना, इसमें द्रव को भरोगे तब पूरी तरह से समतल रहेगा। कैसा रहेगा? पूरी तरह से समतल, मतलब ना तो ऊपर उठा हुआ रहेगा ना नीचे धंसा हुआ रहेगा, पूरी तरह से समतल। कहीं पर रखोगे ना तो जल के किनारा ऊंचा रहेगा और बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप के रहेगा, ऐसे रहेगा। और कहीं पर रखोगे ना तो कहीं पर किनारा में मतलब कि इस तरह से रहेगा, किनारा में नीचे आया हुआ रहेगा और बीच वाला भाग ऊपर गया हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा। तीन स्थिति बनते हैं, एक पूरी तरह से समतल, एक में धंसा हुआ, बीच का सतह धंसा हुआ, और एक में बीच का सतह उभरा हुआ। इस तरह से रहते हैं। तो कब इस रूप में होता है, कब इस रूप में होता है और कब इस रूप में होता है, तीनों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। जैसा कि देखो, यहां पर दो तरह के बल लगते हैं, एक आसंजन बल और एक सहसंजन बल। सहसंजन बल कब कहां पर लगता है? तो द्रव के दोनों अणुओं के बीच, द्रव के दोनों अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? सहसंजन बल। कौन सा बल? सहसंजन बल। तो सहसंजन बल की दिशा ना अंदर की तरफ होगा। किधर की तरफ? द्रव में अंदर की तरफ होगा। और आसंजन बल कहां लगता है जी? तो ये सतह, बर्तन के सतह है और द्रव अणुओं के बीच लगता है। तो ये वाला का दिशा इधर होता है, ठीक है। तो इधर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? इधर की तरफ आसंजन बल लग रहा है। और अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? सहसंजन बल लग रहा है। तो देखो, दोनों के दोनों बल यदि बराबर रहते हैं, आसंजन बल और सहसंजन बल दोनों बराबर, तब सतह होता है समतल। तब सतह कैसा? आसंजन बल यानी कि सतह, ये ठोस सतह और द्रव अणुओं के बीच जो बल लग रहा है, दोनों के दोनों बराबर, तब समतल सतह है। और यदि आसंजन बल यानी F1, सहसंजन बल F2 से बड़ा हो जाए, F1 का मान F2 से बड़ा हो जाए, तब कैसा आकृति बनता है? तब बीच में धंस जाता है, बीच में धंस जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। क्या इसको अवतल बोलते हैं ना, कि अवतल आकृति धारण किया, ठीक है। और यदि अब की बार द्रव अणुओं के बीच का जो बल है वो बड़ा हो जाए आसंजन बल से, यानी कि अब की बार सहसंजन बल है वो आसंजन बल से बड़ा हो जाए, तब इस आकृति का निर्माण करता है। तीनों कंप्लीट ना, यहां पर आसंजन बल और सहसंजन बल बराबर। यहां पर जब अवतल सतह ऊपर में बन रहा है तब आसंजन बल का मान ज्यादा रहेगा। तब ना देखो, द्रव अणु को अपने तरफ खींचेगा तो किनारा में क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, किनारा का द्रव उठ जाएगा। अब F2 का मान ज्यादा हो जाए, F2 का मान ज्यादा हो जाए, F1 कम हो जाए, यानी कि द्रव के अणु और सतह के बीच का बल कम जाए और ये ज्यादा हो जाए, तो द्रव को खींच करके रखेगा और खींचेगा तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आ जाएगा। लॉजिक के अनुसार भी देखोगे तो फिट बैठ जाता है। तो यही तीनों को ना यहां पर पिक्चर के अनुसार समझाया गया है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा पिक्चर पर बात कर लेते हैं। ये ओवरऑल तो समझ में आ गया होगा कि कब मतलब कि अवतल सतह बनेगा, कब उत्तल सतह बनेगा, कब समतल सतह बनेगा। तो बता सकते हो? डायरेक्ट बताओ तो। समतल सतह में सहसंजन बल और आसंजन बल बराबर होता है। अवतल सतह में कौन बड़ा? F1 बड़ा, यानी उसका नाम क्या? आसंजन बल। आसंजन बल बड़ा और सहसंजन बल छोटा। और उत्तल सतह बनेगा तो
ससंजन बल बड़ा और असंजन बल छोटा। तो देखो यहां पर तीन प्रकार के बल का बात किया हुआ है। कितने प्रकार के बल? 3 प्रकार के। एक बल है आसंजन बल, एक बल है ससंजन बल, और एक इसका भार, एक इसका भार है। भार है जो mg के बराबर होता है ना। भार का फार्मूला क्या होता है? mg। आर है जो mg के बराबर रहता है ना, ये तो सबको मालूम होगा, भार mg के बराबर। ठीक है, देखो फिर यहां पर क्या हो रहा है? ससंजन बल इधर लग रहा, अंदर की तरफ लग रहा है, असंजन बल इसके लंबवत बाहर की तरफ। तो परिणामी बल ना एकदम सीधे नीचे होगा। ये जो परिणामी बल भार है जो सीधे नीचे होगा। अब यहां पर चलो, यहां पर आसंजन बल फिर से लंबवत इधर की तरफ और ससंजन बल इधर की तरफ। तब ये तुम लोग को पता है ना कि ए वाला क्या है? बड़ा है। ए वाला क्या है? बड़ा। और जब बड़ा होगा ना तो परिणामी बल ना बड़ा के तरफ झुक जाएगा। किधर की तरफ झुकेगा? बड़ा की तरफ। तो ये बड़ा के तरफ आ जाता है। यहां पर ए ससंजन बल है, सॉरी ए वाला ससंजन बल है, ए असंजन बल है। इस कंडीशन में ससंजन बल बड़ा होता है ना, और ए बड़ा होगा तो परिणामी बल अब की बार ससंजन बल यहां पर दिख रहा है ना। परिणामी बल है जो द्रव के अंदर आ जाता है, इसी वजह से किनारा है जो डाउन हो जाता है और बीच वाला भाग उठ जाता है। बीच वाला भाग उठ जाता है, किनारा डाउन हो जाता है। ये उत्तल सतह को बता रहा है क्या? ये उत्तल सतह को बता रहा है, और ये वाला अवतल सतह को बता रहा है, और ये वाला समतल सतह को बता रहा है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किसी नली में रखे द्रव के नभचंद्रक, यानी कि ऊपर का जो आकृति है ना, उसका बात कर रहा है। नभचंद्रक की आकृति द्रव के अणुओं के बीच ससंजन बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच आसंजन बल के अपेक्षिक परिमाणों पर निर्भर करता है। दोनों के परिमाण पर निर्भर करता है। यहां पर कितने तरह के बल कार्यशील है? 3। आसंजन बल, ससंजन बल और परिणामी बल। 3 प्रकार के बल काम कर रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है 3 प्रकार के बल। ठीक है, अब परिणामी बल का दिशा किधर की तरफ होगा? आसंजन बल से नहीं, यहां पर ऐसे नहीं, मतलब कि कितना कोण पर होगा, अलग अलग कोण पर आ सकते हैं। तो तुम लोग को मतलब कि बताए होंगे एक फार्मूला, जब सदिश पढ़ा रहे होंगे ना, तो वहां पर तुम लोग को एक फार्मूला बताए होंगे। जैसे एक सदिश है जो इधर की तरफ जा रहा है, एक सदिश है जो इधर की तरफ जा रहा है, इसका परिणामी सदिश इधर है, ऐसे है। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी और इसको बोल दो सी। ये तुम लोग को सदिश रूप में लिखने का नियम पता है कि एक तरफ वाला मतलब घड़ी के दिशा में जो रहता है उसका योग, और घड़ी के विपरीत दिशा में रहता है उसका योग आपस में क्या होता है? बराबर। घड़ी के दिशा के कुल सदिशों का योग घड़ी के विपरीत दिशा के कुल सदिशों के योग के बराबर होता है। तो घड़ी के दिशा में कौन कौन सा सदिश है? यहां पर घड़ी के दिशा में कौन सा सदिश है? यहाँ घड़ी ऐसे ऐसे चलता है, तो घड़ी के दिशा वाला सदिश कौन है? ये वाला खाली सी है। तो सी बस एक के को है घड़ी के दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में कौन है? ए और बी। तो ए और बी के योग के बराबर हो जाएगा। ये तो सदिश के योग का सिद्धांत बताए, कोण का बात नहीं हुआ, दिशा का बात नहीं हुआ। दिशा का बात कैसे करते हैं, इसका परिणाम का बात यहाँ करना ही नहीं था, खाली दिशा का बात करना था। तो दिशा की बात करने का तरीका तुम लोग को एक फार्मूला दिए होंगे, tan थीटा बराबर नहीं, यहां पर एक कोण बनाए होंगे अल्फा। तो tan अल्फा बराबर तुम लोग को बताए होंगे, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा बताया गया होगा। यदि याद है तो ये वाला मतलब कि ये फार्मूला पता होगा, और नहीं तो तुम लोग देख सकते हो जाकर के एक बार।
उसी प्रकार से यहां पर कोण कैलकुलेट करेंगे, बीटा का मान कैलकुलेट करेंगे अभी। तो इसी के आधार पर डायरेक्ट यदि लिखे ना तो tan बीटा बराबर लिखा जाएगा, tan बीटा बराबर, दूसरा वाला बल कौन है, F2 है क्या, दूसरा वाला बल है F2, तो F2 के साथ क्या लगेगा, साइन, F2 के साथ आएगा साइन, और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, F1 और F2 के बीच में कितना डिग्री का टोटल कोण, F1 और F2 के बीच में कितना डिग्री का कोण, F1 और F2 दोनों के बीच यहां से यहां तक कोण होगा ना, बीटा का मान 90 है क्या यहां पर, तो 90 प्लस 45 कितना, तो 90 प्लस 45 135, तो F2 साइन 135 बटा F1 प्लस F2 कॉस 135। अभी तुम लोग को बता रहे थे ना कि ए वाला हम दूसरा लेसन में पढ़ाए थे, जब ए वाला अल्फा कोण निकालना रहता है ना तो tan अल्फा बराबर लिखा जाता है b, यानी कि दूसरा वाला सदिश के साथ साइन थीटा देते हैं, अब बटा में a प्लस दूसरा वाला सदिश के साथ फिर से cos थीटा देते हैं। वही चीज तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। पहला वाला सदिश बल है F1, दूसरा वाला सदिश बल क्या है F2, पहला वाला सदिश बल है F1, दूसरा वाला सदिश बल है F2, F2 साइन 135 और F1 प्लस F2 cos 135, ठीक है। तो चलो साइन 135 का मान कितना, साइन 135 का मान बस साइन 135 अरे कैलकुलेट करके जल्दी बताओ हमको। एक बटा रूट 2 होता, प्लस में कि माइनस में, cos 135 का मान माइनस 1 बटा रूट 2 होगा। tan बीटा बराबर क्या मिलेगा, तो tan बीटा बराबर f बटा रूट 2, नीचे वाला का एलसीएम ले लो, नीचे वाला का एलसीएम ले लो, ए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा रूट 2, और यहां से 1 से इसको काटोगे तो रूट 2 बार में, यानी कि रूट 2 यहां पर आ जाएगा, रूट 2 F1 और प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ए वाला F2, रूट 2 से रूट 2 गायब हो जाएगा क्या, रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा गायब। तो tan बीटा बराबर क्या मिल रहा है F2 बटा रूट 2 F1 माइनस F2, ये वाला मिल जाएगा। अब चलो बात करते हैं कि कौन बड़ा रहेगा तो मतलब समतल सतह बनेगा, कौन छोटा रहेगा तो उत्तल बनेगा, इस तरह से हम बात करेंगे। तो देखो इसका 3 स्थिति बना देते हैं, इसका 3 स्थिति बना देते हैं। यहां पर कर देते हैं कि रूट 2 F1 है ना, रूट 2 F1 जो F2 के बराबर हो जाए, रूट 2 F1 किसके बराबर, तब क्या होगा, तो नीचे में 0 हो जाएगा क्या, नीचे में हो जाएगा 0, तो F2 बटा 0 मतलब किसी संख्या में 0 से भाग लगाओगे तो अनंत होता है, किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हो तो अनंत। अच्छा tan किसका मान अनंत होता है, tan 90 का मान अनंत होता है, तो tan 90 कर दो,
यानी कि यहां से बीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और जब बीटा का मान 90 डिग्री आएगा ना तो समतल सतह को बताएगा। इस सतह को बताएगा, समतल सतह को। यहां पर देखो बीटा का मान 90 है तो समतल सतह को बताएगा। चलो अब मतलब कि एक बार इसको बड़ा करेंगे √2f1 वाला को, एक बार f2 वाला को बड़ा करेंगे। दूसरा कंडीशन लो, √2f1 से f2 बड़ा हो। √2f1 बड़ा हो f2 से, ठीक है। √2f1 f2 से बड़ा हो, तब क्या होगा, तब देखो इक्वेशन में क्या आ जाएगा। इधर गया ये वाला, यहाँ ए वाला बड़ा हो जाए तो बड़ा करने का मतलब ए आ जाए पूरा 3 और ए वाला आ जाए 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। और अनंत से छोटा आएगा ना वैल्यू, अनंत से छोटा, तो बीटा का मान है ना जो 90 से कम आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 45 आए, 90 से कम आएगा, न्यून कोण आएगा। ये बोल रहे हैं जो पता चल रहा है। जैसे देखो यहां पर दोनों बराबर आया, फिर से यहां देखो तुम लोग, ये दोनों को जब बराबर कर दिया गया तो 0 हो गया ना, दोनों का अंतर 0 और 0 कर दिया गया तो 90 डिग्री आ गया। 0 कर दिया गया तो ये इसका टोटल वैल्यू आ गया इनफाइनाइट, और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, तो बीटा का मान इनफाइनाइट आ गया। अब यहां पर कुछ रहता, जैसे कि कुछ यहां पर रहता, नंबर में रहता 2 4 5, तो क्या आता, 0 और अनंत के बीच में धन वैल्यू आता ना, 0 और अनंत के बीच में कोई भी वैल्यू आता, 1 2 100 1000 कुछ भी आता, तब ये दोनों के बीच में रहता ना। लेकिन क्या चीज में, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, काहे कि ए वाला बड़ा है, ए वाला धन वाला को बड़ा लिया गया तो धनात्मक के वैल्यू आएगा, और जब धनात्मक वैल्यू आएगा ना तो थीटा का मान 90 से छोटा होगा। धनात्मक वैल्यू आएगा तो थीटा का मान 90 से छोटा आएगा, और 90 से छोटा आएगा तो थीटा का मान क्या होगा, बीटा क्या होगा, न्यून कोण ना, बीटा क्या होगा, न्यून कोण। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, बीटा जो दिख रहा है यहाँ पर है, और बीटा का मान 90 से बड़ा कि 90 से छोटा, यहां पर बीटा बन रहा है 90 से बड़ा कि 90 से छोटा, छोटा। 90 तो इतना दूर तक रहता, इसके बाद जाते ना तब 90 से बड़ा हो पाता, तो 90 से छोटा हो। इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में tan बीटा है उसका मान है जो 1 से बड़ा और धनात्मक होगा, 1 से बड़ा और धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होगा ना तब बीटा का मान न्यून कोण होगा, बीटा का मान क्या हो जाएगा, न्यून कोण। देखो कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, इसलिए हम 1 से बड़ा बोले और धनात्मक बोले, कोई भी वैल्यू हो सकता है। चलो तीसरा नंबर, अब की बार किसको बड़ा कर देना है, अब की बार किसको बड़ा कर देना है, f2 को। तो क्या आ जाएगा, f2 को बड़ा करोगे ना तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। f2 को बड़ा करोगे, यहां पर देखो यदि f2 इससे बड़ा हो जाए तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा ना, और नेगेटिव में आएगा ना तो इसका मान हो जाएगा 90 से ज्यादा। नेगेटिव में यदि वैल्यू आ रहे हैं तब इसका मान क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि tan बीटा है ना, tan बीटा वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तब है बीटा है ना जो अधिक कोण होगा, बीटा अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। अब बताओ कि कौन उत्तल को दिखाएगा, कौन अवतल को दिखाएगा, कौन समतल को दिखाएगा। ए वाला समतल सतह को दिखाएगा ना, समतल सतह,
और ए वाला अवतल सतह को बताएगा, अवतल सतह। और नीचे वाला उत्तल सतह को बताएगा, उत्तल सतह। यही चीज यहां पर इसका पुष्टिकरण फिगरे में बनाया हुआ है। क्या यहां पर कौन बड़ा है? √2f1 और f2 में कौन बड़ा है? f2 को बड़ा कह दिए हैं, चलो f2 को बड़ा कह दिए। छोटा में से बड़ा को घटाओगे तो ऋणात्मक वैल्यू देगा कि धनात्मक वैल्यू? ऋणात्मक वैल्यू। और कहा किस कोण का मान ऋणात्मक आता है? 90 से छोटा रहता है थीटा का मान, तो क्या tan में ऋणात्मक वैल्यू देता है? नहीं, कभी नहीं ऋणात्मक वैल्यू आएगा। थीटा का मान 90 से छोटा रहता है ना, तक कोई फंक्शन ऋणात्मक वैल्यू नहीं देता है। 90 से ज्यादा होगा तो साइन और कॉसेक तो धनात्मक देता है 180 तक, लेकिन tan तो 90 से ज्यादा होने के बाद ऋणात्मक के देता है। tan दूसरा में भी ऋणात्मक होता है ना, tan दूसरा कोऑर्डिनेट में भी ऋणात्मक होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये बीटा मतलब कि ये है ना tan बीटा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक होगा ना तब बीटा है वो अधिक कोण होगा। 90 डिग्री से ज्यादा कोण होगा ना तब ऋणात्मक वैल्यू आता है tan में। तो ये उत्तल सतह को बताएगा। उत्तल सतह जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ होगा, ये वाला है उत्तल सतह। यानी बीटा का मान देख रहे हो ना, बीटा कहां से कहां तक गया है? 90 का पार कर रहा है ना। 90 तो लाइन में के छूता और ये वाला लाइन तक जा रहा है, तो मतलब ये लाइन तक जा रहा है, तो इसका मतलब 90 से ज्यादा हो गया है। बीटा यहाँ पर मात्र इतना है, 90 यहां तक है, बीटा इतने बन रहा है, तो इसका मतलब न्यून कोण। और ये अवतल सतह को बता रहा है, धंस रहा है अवतल सतह। यहां पर बीटा है जो इतना दूर तक है, बीटा इतना दूर तक है, तो इतना दूर तक बीटा का मान है, तो ये 90 को ही दिखा रहा है। और 90 को दिखा रहा है, तो ये वाला जो सतह है वो कैसा है? समतल है। सतह का बात कर रहे थे तो समतल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। विभिन्न पार्श्वों के बीच दावांतर। 3 गो सतह दिया हुआ है, 3 सतह, समतल, उत्तल, अवतल। बताना है कि कहां पर दाब का अंतर ज्यादा होगा, कहां पर दाब का अंतर कम होगा। तो यहां पर ना, यहां पर दाब में अंतरे नहीं होगा, यहां पर दाब में अंतरे नहीं होगा, यहां पर दाब में अंतर होगा। इसमें दाब में अंतर यहां पर सबसे ज्यादा होगा, दाब में अंतर है जो यहां पर होगा कम। देखो ना, ज्यादा दबाव पड़ेगा तबे ना धंसेगा, ये ज्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? धंस जाएगा। इसका दबावांतर सबसे अधिक होता है, इसका दबावांतर क्या होता है? अधिक होता है। बस इतने खाली बात करना है, डेल्टा पी अधिक होगा, डेल्टा पी दबावांतर मतलब इसमें हो जाएगा 0, यहां पर कम होगा और यहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे द्रव बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब। अतिरिक्त दाब, जैसे द्रव है ना, द्रव तो वो पिचक काहे नहीं पा रहा है, मतलब कि द्रव सट करके प्लेन काहे नहीं हो जा रहा है? तो उसके भीतर से ना दबाव बाहर के भीतर से उसका दाब लग रहा होता है, दाब पचकने नहीं देता है उसको। जैसे पृष्ठ तनाव किधर की तरफ लगता है? देखो देखो, ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, बूंद का आकार कैसा होता है जी? गोलाकार। अब बाहर से यदि पृष्ठ तनाव, बाहर से पृष्ठ तनाव लग रहा है तो इसको तोड़ देगा ना, बाहर से इसको खींचोगे तो ये टूट जाएगा ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ कोई बल लग रहा होगा क्या? इसको रोकने के लिए अंदर की तरफ बल लग रहा होगा ना, वही बल है जो दाब रूप में रहता है। वो बल किस रूप में? दाब रूप में रहता है।
तो इसी दाब को ना अतिरिक्त दाब बोला जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, बूंद का आकार कैसा, गोलाकार, या इस पर बाहर की तरफ तनाव लग रहा है तो इसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी आकृति को खराब कर देगा। लेकिन यदि अंदर की तरफ मतलब कि और कोई बल लग रहा है तब ना उसको मेंटेन करेगा, और अंदर की तरफ जो बल लग रहा है वही दाब रूप में रहता है। क्या अंदर की तरफ उस बल का नाम है, मतलब कि ये वाला अंदर की तरफ कौन सा बल होगा, वही सहसंजन बल होगा। हाँ, सहसंजन बल ही अंदर की तरफ लग रहा है दो अणुओं के बीच में, तो इसी सहसंजन बल के वजह से इसके अंदर एक अतिरिक्त दाब आ जाते हैं। तो दाब बराबर फार्मूला पता है तुम लोग को क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल कैसा लिया जाएगा? एक गोला टाइप के नहीं, कहां तक ये बल काम करेगा तो पता है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बल काम करेगा। यानी कि गोला को काट दोगे मतलब तो कैसा आकृति बनेगा? गोला को यदि काटोगे तो किस आकृति के रूप में ले लेगा? पतला पतला काटोगे तो किस आकृति का हो जाता है? वृत्त के आकार का, बेलन नहीं, वृत्त के आकार का बनेगा। अरे आलू, गोल आलू को काटे हो, एकदम सीधा खड़ा खड़ा काटना, ऊपर से नीचे तक काटना, तब पतला चक्का जैसा बन जाएगा क्या? अब उसका आकृति कैसा, वृत्त है ना, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर बल बटा क्षेत्रफल तो लगाए हैं, लेकिन क्षेत्रफल की जगह क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर लिखोगे। तब बल बराबर क्या मिलेगा? डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब ए वाला हो जाएगा। द्रव के भीतर दाब, द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब। चलो अब बताओ पृष्ठ तनाव के वजह से बल का क्या फार्मूला होगा? चलो पृष्ठ तनाव का फार्मूला लिखो, एफ बटा एल होता है। तो ये बताओ यहां पर इसका लंबाई पूरा हो जाएगा ना, वृत्त के परिधि होगा ना इसका लंबाई, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि हो जाएगा इसका लंबाई। तब वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? तब वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। त्रिज्या क्या लिया गया? बड़ा वाला आर लिया गया कि छोटा वाला आर? बड़ा वाला आर है, बड़ा वाला आर दे दो, बड़ा वाला आर दे दो, ठीक है। तो यहां से बल निकालोगे तो क्या मिलेगा? बाई इंटू 2 पाई आर। अब संतुलन के स्थिति में, संतुलन की स्थिति में ना दोनों बल बराबर हो जाएगा। संतुलन के स्थिति में दोनों बल क्या हो जाएगा? बराबर। तो एगो बल यहां पर है डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर बराबर क्या? कोई कट रहा है? एगो आर से एगो आर कट रहा है, एगो पाई से एगो पाई कट रहा है। तो डेल्टा पी बराबर क्या मिलेगा? 2 गामा बटा आर। चलो ये वाला मिल जाएगा। संतुलन कब बोला जाता है? जब दोनों तरफ का बल समान, दोनों तरफ का बल समान तो संतुलन में होगा। तो वही चीजें बोला गया है। इसी तरह से हूबहू साबुन में निकलता है। लेकिन पता है तुम लोग को साबुन में कितना सतह होता है? साबुन में कितना मुक्त सतह है? 2, एक एकदम ऊपर वाला और एक जल के जस्ट ऊपर वाला।
दो अतिरिक्त, दो मुक्त सतह होता है। जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ होगा, साबुन के बुलबुले की बाहरी सतह और भीतरी सतह दोनों हवा के संपर्क में रहता है। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों हवा के संपर्क में होता है। जैसा कि एक बार और तुम लोग फील कर लो इसके बारे में। जैसे कि ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें साबुन का घोल बनाया हुआ है, तो साबुन का घोल है जो फेन रूप में है, ठीक है, ऐसे ऐसे फेन रूप में है। यहाँ पर फेन है। फेन क्या होता है जी? ये फेन क्या चीज होता है बता सकते हो? वो झाग होता क्या है? हाँ, वो झाग जो है वो कैसे बनता, वो तो साबुन को घोलने से बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है? तब वो पता है, गैस और साबुन के मिश्रण होता है। गैस, साबुन और पानी भी उसमें चला जाएगा। गैस, साबुन और पानी के क्या होता है? मिश्रण होता है। हाँ हाँ, देखते हो ना, मतलब कि जब उससे गैस बाहर हो जाता है तो बुलबुला खत्म हो जाता है ना। बुलबुला है तो उसके भीतर गैस ही रहता है। साबुन में जो बुलबुला दिख रहा है ना, वो क्या होता है? गैस ही होता है। तो उसमें क्या क्या चीज का मिश्रण होता है? तो पानी, हवा और साबुन के, तो हवा बोले तो वही गैस हुआ ना रे। पानी, हवा और साबुन के कण, ये तीनों का मिश्रण होता है। तो देखो, पता है, ए वाला भी, नीचे वाला जो सतह दिख रहा है ना, ये भी वायु के संपर्क में होता है, और ऊपर वाला सतह भी वायु के संपर्क में होता है। तो इसका मतलब दो गो मुक्त सतह बनेगा। यहाँ पर कितना मुक्त सतह बनेगा? दो मुक्त सतह बनेगा। क्या हो गया इस पर? चलो बैक कर देते हैं। अच्छा, हट जाए। तो साबुन में कितना मुक्त सतह है? दो मुक्त सतह, ध्यान में रखना। यहां पर भी दो बल काम करेगा। कौन कौन सा बल? एक दाब के वजह से और एक पृष्ठ तनाव के वजह से बल काम करेगा। साबुन के बुलबुला के भीतर दाब, साबुन के बुलबुला के भीतर दाब, अतिरिक्त दाब कह दो, अतिरिक्त दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है जी? बल बटा क्षेत्रफल, यानी F बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कैसा क्षेत्रफल लोगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब बल बराबर यहां से क्या मिलेगा? F बराबर इससे गुना हो जाएगा, डेल्टा P और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो दूसरा नंबर। पृष्ठ तनाव के कारण इसमें जगह कम है, इस वजह से हमको पतले करके लिखना पड़ रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण बल, तब बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? गामा इंटू एल। गामा इंटू एल, एल में क्या लिया जाएगा? 2 पाई आर। लेकिन पता है दो गो सतह होता है क्या? यहां पर कितना सतह है? दो सतह होता है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब संतुलन के स्थिति का बात करो। संतुलन के स्थिति में
ये वाला कैसे भी हट जाता तो अच्छा होता। कहाँ? यहाँ पर। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, घेर के लिख देते हैं। संतुलन के स्थिति में, संतुलन के स्थिति में दोनों बल बराबर हो जाएंगे क्या? एक बल का मान कितना था? एक बल कितना? डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर, डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वाला 2 गामा इंटू 2 पाई आर। कोई कट रहा है? एक वो पाई से, एक आर से, नहीं कटेगा। ये क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 गामा बटा, ये वाला आर चला जाएगा नीचे, 4 गामा बटा आर आ जाएगा, 4 गामा बटा आर। तो देखो ध्यान दो, कोई भी द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब का फार्मूला क्या? कोई भी द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब का फार्मूला 2 गामा बटा आर। ठीक है, गामा है, गामा हम ज्यादातर तो हम गामे पढ़ते हैं इसको। फिर इसके भीतर, इसके भीतर यानी कि साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब का फार्मूला क्या? 2 गामा बटा आर। हाँ वही 4 गामा बटा आर। तो अच्छा क्या दिख रहा है? अच्छा इसमें दबाव ज्यादा हो जाता है ना, दाब ज्यादा होने के वजह से ना ये पिचकादे मतलब कि अंदर की तरफ दाब ज्यादा हो जाता है ना, इसी वजह से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अंदर की तरफ दाब हुआ ज्यादा इसमें, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी वजह से गोलाकार आकृति जो धारण करने की क्षमता है वो घट जाता है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या कि मतलब द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब कितना, द्रव के बाहर साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब कितना, और साथ साथ परिभाषा भी पूछा जाएगा। चलो अब कल मतलब कि समझना क्या, कैसे कैसे हम बोले ना कि द्रव के भीतर अतिरिक्त दाब ऐसे पूछ दिया जाए। क्या डिफिनीशन पूछा जाए? यहाँ पर डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि साबुन में कितना मुक्त सतह, इस तरह के। तो दो बहुत पीटेंगे, इस तरह की चीजें बताने वाला है। चलो अब तुम लोग आगे पढ़ करके आना। कटघरा में कल किसका बारी है आने का वो हमको नहीं पता, अब भेज देते हैं। क्या चीज? अच्छा इसको ऑफ कर दो।